भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का चिंतन अत्यंत महत्वपूर्ण है और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवी सिद्धांत का समर्थन किया है और उन्होंने बताया है कि राज्य एक जीवित इकाई है, जीवित संस्था है। राज्य को उन्होंने एक जीवित इकाई मानते हुए कहा कि जैसे व्यक्ति के शरीर में या किसी भी प्राणी के शरीर में कई अंग होते हैं छोटे बड़े और प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य के भी कई अंग हैं, 7 अंग हैं, कुल 7 अंग हैं और ये 7 अंग अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। इनमें से किसी एक अंग में भी कोई खराबी हो जाए तो पूरे शरीर को यानी पूरे राज्य को तकलीफ होने वाली है। जैसे हमारे शरीर के किसी छोटे अंग में भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो जाए तो हमारा पूरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हम पूरे शरीर में तकलीफ महसूस करते हैं। ठीक ऐसा ही राज्य के साथ है। राज्य के 7 अंग हैं, 7 अंग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और उनमें यह नहीं कहा जा सकता कि यह अंग अगर कमज़ोर हो जाए तब भी काम चलेगा। बिल्कुल नहीं, सभी अंग महत्वपूर्ण होने के कारण समान रूप से स्वस्थ रहने चाहिए, सबको स्वस्थ रखना पड़ता है। अब उनके अनुसार यानी कौटिल्य के अनुसार 7 अंग हैं राज्य के, इसीलिए इसे कहा गया सप्तांग सिद्धांत, यानी 7 अंग जिसके हैं वैसा राज्य। तो राज्य के 7 अंग हैं और इन 7 अंगों में एक जगह उन्होंने कहा है कि जो 7 अंग हैं तो सब के सब महत्वपूर्ण, किसी भी अंग की उपेक्षा नहीं की जा सकती, फिर भी उनमें 2 अंग कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और वे 2 अंग हैं स्वामी और राजमिति, यानी राजा और राजमिति। यानी एक तो राजा महत्वपूर्ण है और दूसरे राज्य का क्षेत्र महत्वपूर्ण है, यानी ये 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी उन्होंने बार बार यह बात कही है कि ये 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हुए भी अन्य किसी भी महत्वपूर्ण से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है किसी अंग से कि इन्हीं को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान लिया जाए और अन्य अंगों को महत्वहीन मान लिया जाए। ये महत्वपूर्ण है लेकिन और कोई भी अंग महत्वहीन नहीं है। तो 7 अंग कौन कौन से हैं? तो ये हैं स्वामी अर्थात राजा, अमात्य अर्थात मंत्री, उस जमाने में अमात्य कहा जाता था मंत्री को, जनपद, अब जनपद तो आजकल जिले को भी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के बारे में कहा, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में कहा कि राज्य का भूभाग। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दुर्ग कहते हैं किले को, कोष कहते हैं खजाने को, संपत्ति, राज्य में संपत्ति, खजाना, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। दंड की भी व्यवस्था होनी चाहिए और राज्य को चाहिए कि अपने मित्रों की संख्या बढ़ाए, अपने शत्रुओं की संख्या घटाए। तो ये 7 अंग हो गए, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। अब इनमें स्वामी की बात अगर हम करें तो जैसे अन्य चिंतकों ने उस जमाने में राजतंत्र का समर्थन किया था, वंशानुगत राजतंत्र का समर्थन किया था, ठीक उसी प्रकार चाणक्य ने भी, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, वंशानुगत राजतंत्र का समर्थन किया। और कौटिल्य के बारे में खास बात है कि उन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट के रूप में तैयार किया और सम्राट चंद्रगुप्त जब बन गए उसके बाद भी चाणक्य उनका मार्गदर्शन करते रहे। उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा, कभी भी निरंकुश नहीं बनने दिया, बल्कि जैसी व्यवस्था चाणक्य ने की राजा के लिए, 24 घंटे में उसकी तय की, उसका क्या कब क्या करेगा, कौन सा काम क्या करेगा, इतने प्रकार के बंधन लगाए कि कई लोग तो तैयार भी नहीं होंगे सम्राट बनने के लिए। इस तरह के अंकुश उन्होंने चंद्रगुप्त के ऊपर भी रखा और भारत का एकीकरण भी किया था। भारत का बहुत बड़ा विस्तार उस समय हुआ था जब चाणक्य थे, और चाणक्य के समय एकीकरण का भी काम हुआ था भारत का, अखंड भारत का। तो
तो उन्होंने वंशानुगत राजतंत्र का समर्थन किया था। कहा था कि राजा का पुत्र अगला राजा होगा, जो राजकुमार है वह राजा होगा। उसके लिए चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं, कोई लोकतांत्रिक तरीके से मतदान वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि उस जमाने में माना जाता था कि राजा तो भगवान का भेजा हुआ है, भगवान का प्रतिनिधि है। तो भगवान के प्रतिनिधि के नाम पर राजा को मान लिया गया कि वह वंशानुगत रहेगा, तभी ठीक रहेगा। अब दूसरा होता है अमात्य। अमात्य यानी मंत्री। मंत्री के बारे में भी चाणक्य का यही मानना था कि मंत्री वंशानुगत होना चाहिए। जिस खानदान में कोई मंत्री है, उस खानदान में जितने भी लोग हैं, उनके बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, वे सब राजा के प्रति, राज्य के प्रति निष्ठावान हो जाएंगे, स्वभावतः निष्ठावान होंगे। इसलिए मंत्री जब बनाना हो तो मंत्री भी वंशानुगत होना चाहिए। आज की तरह उन्होंने नहीं कहा कि चुनाव होना चाहिए, विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये सारी बातें आज की हैं। उस जमाने में वर्ग और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं, सीधी बात वंशानुगत राजतंत्र, उसी तरह अमात्य भी वंशानुगत होना चाहिए। तो ये 2 अंग हुए, और अंगों की भी चर्चा हमें करनी चाहिए, भविष्य में हम लोग करेंगे।